हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि यूएस ने अभी फिलहाल में 2 जनवरी पे वेनेजुएला की राजधानी पर अटैक कर दिया और उस अटैक के साथ साथ वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है यूएस की डेल्टा फोर्स ने और यूएस की डेल्टा फोर्स मदुरो के साथ साथ उनकी वाइफ को भी अरेस्ट करके यूएस से ले गई और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस चलाएगा वेनेजुएला को। ये बात बहुत ही खतरनाक बात है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है क्या और इसके वन बाय वन सारी चीजों को आज जानने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन को समझने से पहले आइए कोशिश करते हैं वेनेजुएला की इंटरनल पॉलिटिक्स और यूएस के साथ उनके रिश्तों को समझने से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि यूएस और वेनेजुएला के रिश्ते कैसे थे इनिशियली, तो इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। 1902 से लेकर अब मैं कहूंगा 1990s तक इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। यहां तक कि इन रिश्तों की मैं बुनियादी बात करूं तो यूएसए जो है बहुत बड़ी मात्रा पे वेनेजुएला से हमेशा से क्रूड ऑयल लेता रहा है, उसे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर भी मानता रहा है। यहां तक कि 1981 में यूएसए ने वेनेजुएला को 26 F-16 भी बेचे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों के रिलेशंस एक समय पर कितने ज्यादा अच्छे थे। पर अब ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। इस सब की शुरुआत होती है 1998 से, जब वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बनते हैं ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज अमेरिका के बारे में इनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। ये अमेरिका को एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री मानते थे। यहां तक कि 2002 में यूएनओ की एक जनरल असेंबली में इन्होंने यूएसए के उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को डेविल कहा। अब क्योंकि उस समय वेनेजुएला की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पीक पे था, इनकी करेंसी बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, इस वजह से उस समय यूएस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि 2013 में वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट बनते हैं निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो की सिचुएशन एक खराब सिचुएशन कंसीडर करेंगे आप। क्यों? क्योंकि उनके राष्ट्रपति बनने के जस्ट 1 साल बाद 2014 के अंदर ऑयल प्राइस में बहुत बड़ा क्रैश आ गया और ऑयल के प्राइसेस आधे हो गए। ऑयल के प्राइसेस आधे होने की वजह से डॉलर्स में कमी आने लगी। डॉलर्स में कमी आने लगी तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगी और यहां पर वेनेजुएला में सिचुएशन अब खराब होना शुरुआत हो गई। 2017 आते आते प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस बढ़ गए, खाने की बहुत ज्यादा लोगों में कमी आने लगी और आम लोगों में इतना ज्यादा कमी आने लगी कि ये एक फेमीन लाइक कंडीशन बन गई। इन्फ्लेशन अपने पीक पर थी। सरकार ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बहुत ही यूनिक तरीका खोजा और वो यूनिक तरीका था नोट प्रिंटिंग का। सरकार ने धड़ल्ले से बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए। अब इस नोट प्रिंटिंग के बाद ये सिचुएशन और भयावह हो गई, इन्फ्लेशन और पीक पे आ गई, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और जिसके बाद प्रॉब्लम हद से बाहर निकल गई। लेकिन इन सभी के बाद भी मदुरो की सरकार हिली ही नहीं। मदुरो अपनी सरकार में वही के वही थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था उनका आर्मी सपोर्ट। मदुरो ने पहले ही इंश्योर किया कि आर्मी का सपोर्ट उनके पास हो, जिसके लिए उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा प्रमोशंस दी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी, या मैं कहूं कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक्सेस ही आर्मी पर्सनल्स को दे दिया, जिस वजह से आर्मी ने उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हालांकि 2024 में हुए इलेक्शन में मदुरो की हार हुई, परंतु उस हार के बहुत सारा डेटा देने के बाद, बहुत सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करने के बाद भी अपोजिशन के मदुरो ने अपने आप को विन सिचुएशन में रखा और अपने आप की जीत जो है वो डिक्लेयर कर दी। हालांकि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विपक्ष सब ये बोल रहा था कि आपकी हार हुई है, बट करप्शन करके मदुरो ने अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद सिचुएशन में बदलाव आता है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाती है और डोनाल्ड ट्रंप मदुरो को यूएसए में होने वाले ड्रग सप्लाई के पीछे बहुत बड़ा रीजन मानते हैं। यहां तक कि ट्रंप ये भी मानते हैं कि मदुरो एक नार्को टेररिस्ट है और वो एक नार्को ग्रुप, बहुत बड़े नार्को ग्रुप कार्टल्स ऑफ सन का लीडर भी है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने मदुरो को रिजाइन करने के लिए कहा और उन्हें कहा कि वो जल्दी से जल्दी देश छोड़ दे, जिसके लिए मदुरो को कुछ समय की मोहलत दी
इवन ट्रम्प और मदुरो के बीच में एक 15 मिनट की फोन कॉल भी हुई, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। नवंबर तक की मोहलत थी कि मदुरो को रिजाइन कर देना है, देश को छोड़ देना है, और जिसके बदले यूएस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। बट मदुरो ने रेजिग्नेशन नहीं दिया और सारी टॉक्स फेल हो गई। फाइनली 2 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वेनेजुएला की राजधानी पर बहुत ज्यादा मिसाइल भी बरसाई गई और डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। क्या ये सब या इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ ड्रग्स जिम्मेदार है? क्या ये ड्रग एंगल ही इस वॉर के पीछे एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेरियस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि यूएस में ड्रग सप्लाई के पीछे वेनेजुएला का हाथ शायद 1% भी नहीं है, या वेनेजुएला की सप्लाई शायद 1% भी नहीं है। असली सप्लाई तो कोलंबिया और मेक्सिको से होती है, जिससे साफ साफ समझ में आता है कि इस अटैक के पीछे ड्रग जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यूएसए का कुछ और रीजंस जो है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। आइए उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग बोलकर असली गेम चेंजर एक्चुअली वेनेजुएला का 303 बिलियन थिक एंड हैवी क्रूड ऑयल रिजर्व है। इस तार जैसे क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए यूएस की गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यूएस चाहता है किसी तरीके से ये थिक क्रूड ऑयल उन्हें मिल जाए और इस क्रूड ऑयल को अपने पास कैप्चर करके यूएस कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर कर लेगा कि रशिया और चाइना का वेनेजुएला और सदर्न अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जो इंपॉर्टेंस या इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो जाए। देखो दोस्तों, ऐसे सिमिलर इंटरवेंशन यूएस के हमने बहुत बार देखे हैं। जैसे इराक के अंदर हमने इंटरवेंशन देखा, हमने पनामा में 1969 के अंदर देखा, हमने यहाँ तक कि लीबिया के अंदर हम लोगों ने देखा, हमने यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अंदर भी देखा। इन सभी कंट्रीज के अंदर यूएसए ने अपनी फोर्स, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है और ये कंट्रीज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। अब आपको पता है इन सब के पीछे एक्चुअल कारण क्या है? ये सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और आपको पता है भारत जैसे देश के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत के पास अपना न्यूक्लियर डेटरेंस है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हमने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके खुद को न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनाया। बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को यूक्रेन की तरह अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सलाह दिया और भारत पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए, भारत पे बहुत सारे प्रेशर्स बनाए, भारत को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बैन भी किया गया, आइसोलेट भारत को करने की कोशिश की गई, पर भारत डटा रहा, भारत वहां पर खड़ा रहा और भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं किए। और आज देखो, इसी वजह से आप और मैं, हम दोनों सुरक्षित हैं, हम सभी लोग सुरक्षित हैं। अमेरिका क्या, इवन चाइना या और बहुत सारे बड़े देश, ये सभी देश आज हम पर हमला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स है और ये न्यूक्लियर वेपन की शील्ड आपको, हमको, सभी को प्रोटेक्ट करती है और हम चाहें तो यूएस के ऊपर खुद से भी अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन? कमेंट में जरूर लिखना। जय जवान जय पोखरण। थैंक यू सो मच। बाय बाय।